हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेस में। और मैं लवकुश पटेल। जैसा कि हम लोग नेमरासुंडा की सीरीज को जारी करते हुए आज का जो चैप्टर लिया गया है वो है एग्रीकल्चर एंड देयर टाइप्स। जैसा कि CUET का फॉर्म आ चुका है और आप लोगों ने भर लिया होगा, तो CUET में जिन्होंने चूज़ किया है बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री, तो वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर बायोलॉजी की अलग सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है और एग्रीकल्चर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है और उसको देखते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारा जो एग्रीकल्चर वर्ड है उस एग्रीकल्चर वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा दिया द टर्म एग्रीकल्चर इज डेराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टर्मोलॉजी के बारे में। तो आज हम वही से स्टार्ट कर रहे हैं कि टर्मोलॉजी जो एग्रीकल्चर है वो कौन सा वर्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कल्चर वर्ड होता है, ठीक है, जो कल्चर वर्ड है वो किस वर्ड से है, वो लैटिन वर्ड से आया है। और जो लॉजी या नॉमी है, लॉजी या नॉमी है, वो वर्ड कहाँ से आए हैं, वो ग्रीक वर्ड से आए। ये हमने आपको बता दिया था। तो ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड है ये तो पता है, दो वर्ड से बना है, एक है एगर और एक है कल्चरा। एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। यानी कि इसका मतलब हुआ इट मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जो सॉइल में हम कल्टीवेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यही एग्रीकल्चर है। और ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है एग्रीकल्चर का टाइप्स में, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग भी कहते हैं। देखिए ये जो इको फार्मिंग है, सस्टेनेबल कल्चर का मेन मतलब है, मेन साधारण सा मतलब है कि हमें ऐसी खेती करनी है जिससे कि भविष्य में ये सतत चलता रहे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है सतत कृषि, कि इसका मतलब हम जो आज उत्पादन कर रहे हैं वो कल भी ऐसा उत्पादन मिले, इस हिसाब से अपने इनपुट्स का यूज़ करना है फार्मिंग में। तो देखिए इसमें टर्म क्या है, इसमें टर्म है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक ऑफ यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट, कम दाम के इनपुट्स या कम इनपुट्स का यूज करेंगे हम इसमें। लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सस्ता फर्टिलाइजर, जैसे FYM मतलब होता है कि जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, यानी कि गोबर, गाय का गोबर या भैंस का गोबर, जानवरों का जो गोबर होता है उसका यूज करना। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो, हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम से कम करेंगे। ओके, एंड इकोलॉजिकल हार्मोनी, और जो हमारा इकोलॉजिकल हार्मोनी है, जो पर्यावरण के प्रति हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इकोलॉजिकल हार्मोनी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए है इट इज़ आल्सो नॉन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और पर्माकल्चर। इसे पर्माकल्चर भी कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जानते हैं, इसको इसी नाम से जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहाँ से वर्ड आ गया। नेचुरल फार्मिंग बोले, इको फार्मिंग बोले, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले, तो आप सेम चीज़ है। लो कॉस्ट इनपुट का यूज़ करेंगे, लो अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे और मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी का यूज़ करेंगे। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सतत कृषि। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या झूमिंग खेती। बेटा जैसे कि झूमिंग खेती जो है, कई बार ये टर्म आया है। झूमिंग खेती का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा खेती जो जर्नली क्या करते हैं, हम वनों को यानी कि जंगलों को काट करके वहाँ हमने क्या किया कि उस पत्तियों को जला करके वहाँ खेती की, और खेती करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्ट कर देते हैं, फिर कहीं दूसरे जगह वन को काटते हैं। और ऐसा जो खेती है वो ज़्यादातर आदिवासी लोग करते हैं। आदिवासी लोग कहाँ पाए जाएंगे आपको, ज़्यादातर झारखंड एरिया में, छत्तीसगढ़ में, MP में, ये एरिया में झूमिंग खेती बहुत प्रचलित है। और इसका डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है कि जो सॉइल इरोजन होता है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब जानते हैं कि जो वन के पेड़ होते हैं या कोई भी पौधा या पेड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, सॉइल इरोजन होने से रोकता है। अगर हम वन को ही काट देंगे तो सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है नेमरासुंडा में, द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप। हम लगातार सेम क्रॉप उगाते हैं
जिससे कि उससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। जैसे आप अपने खेतों में सिर्फ लगातार गेहूं ही उगाएं तो वो गेहूं उगाने से क्या होगा, वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन अपनाइए। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, आप एक बार जो कि ग्रेन क्रॉप्स लिए, जैसे कि वो अनाज वाली फसलें ले लिए, उसके बाद कहा जाता है कि आप दलहनी फसलें लीजिए, जिससे कि सॉइल में लेग्यूमिनेश जो क्रॉप होते हैं वो लेग्यूमिनेश क्रॉप आप ग्रो करेंगे तो सॉइल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो नेचुरल तरीके से बढ़ेगा राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, जनरली राइज ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर हैंड द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर बर्न लैंड। और ये क्या करते हैं, ईयर टू यानी साल दर साल ये क्या करते हैं, जले हुए जला करके खेतों को फिर शिफ्ट कर देते हैं अपने क्रॉप को, या शिफ्टिंग इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है इट काउज सॉइल इरोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे यानी वनों की कटाई करेंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इट प्रैक्टिसेस इन झारखंड। जैसा कि मैंने आपको बताया झारखंड में, एमपी वाले एरिया में और हिली एरियाज में होता है। हिली यानी पहाड़ी एरिया में, क्योंकि वहाँ ज़मीन की कमी होती है और ज़मीन की कमी रहेगी तो जहाँ वन रहेगा वहीं इंसान क्या करता है, काट करके खेती करता है। चलिए ये समझ में आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इसके बाद है रिस्पॉन्स फार्मिंग। ये रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या है, ये स्टेवर्ट साहब ने 1988 में ये टर्म दिया था और इन्होंने कहा था कि हम कैसे क्रॉप का डिसाइड करेंगे। हम क्रॉप का डिसाइड जो है मानसून के आधार पे करेंगे कि मानसून का जो ड्यूरेशन है उस आधार पे किस क्रॉप को लिया जाए जिससे कि कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो इसमें दिया हुआ है कि स्टेवर्ट ने 1988 में क्वाइन किया दिस टर्म, इस टर्म का क्वाइन किया रिस्पॉन्स फार्मिंग का। ठीक है। बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, वेदर डाटा के अनुसार जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा जलवायु है, उसका डाटे के अनुसार इसका जो कि इसको टर्म को क्वाइन किया। उसके बाद देखिए है इट रेफर टू द प्रेडिक्शन ऑफ मानसून सीजन। ये कैसे है, ये प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ये देखिए यहाँ प्रेडिक्शन दिया ना, प्रेडिक्शन करते हैं हम मानसून के सीजन के द्वारा कि किस क्रॉप का निर्धारण करना है। तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा ऑफ प्री मानसून पीरियड एंड द मैनेजिंग क्रॉप अकॉर्डिंग, यानी हम उस प्री मानसून के आधार पे अपने क्रॉप को मैनेज करते हैं कि हमें कौन सी क्रॉप लगानी है, कब लगानी है, इसका कब कटाई करना है। ओके, ये समझ में आया। रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या है, स्टेवर्ट ने 1988 में दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फिर उसके बाद है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग को साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी कहते हैं। साइट स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है, किसी पर्टिकुलर एक लोकल रीजन में ये प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि ये कह रहा है कि अपने इनपुट्स को लो करने के लिए, अपने इनपुट्स को कम करने के लिए आप स्थानीय लोकल वैरायटी का यूज़ करिए, स्थानीय फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए, लोकल वैरायटी का यूज़ करिए, ताकि आपको खर्चा कम लगे और मुनाफा ज़्यादा हो। जब मुनाफा ज़्यादा होगा तभी आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेंगे। तो देखिए इसमें दिया क्या है, द टारगेट स्पेसिफाई यूज़ ऑफ इनपुट्स लाइक अ सीड, जैसे कि सीड हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, पेस्टिसाइड हुआ। ये जो है कि क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू तो क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज बेसिस, यानी कि लोकलाइज बेसिस के आधार पे हम क्रॉप का रिक्वायरमेंट कैसा है इसका निर्धारण करेंगे और हम जो बीज है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इसका यूज़ करेंगे हम। उसके बाद देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पर एडवांटेज क्या है प्रिसीजन फार्मिंग के। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या करता है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है जब हम लोकल चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा तो हमें क्या होगा, जो कि कॉस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है वो मिनिमाइज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो इकोलॉजिकल पर्यावरणीय बैलेंस है ना, उसका संतुलन बना रहता है पर्यावरण के साथ। अब जब ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे तो इससे पर्यावरण को भी क्षति कम होगी। उसके बाद जो है कि कंजर्व रिसोर्सेज, जब हम संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब करेंगे
तो चीज़ें जब रिसोर्स का कम यूज़ करेंगे तो वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी बचा रहेगा। जैसे हम वाटर का यूज़ करते हैं तो कहा जाता है कि वाटर को कम वेस्ट करिए, जिससे कि हमारे अगली पीढ़ी को भी वो मिल सके। ठीक है, आपको ये समझ में आया प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आइडोटाइप्स। आइडोटाइप्स मतलब मॉडल प्लांट्स। ये होता क्या है, देखिए आइडोटाइप्स का मतलब होता है कि अगर समाज शास्त्र में लें तो आइडोटाइप का मतलब होता है कि समान विचारधारा के लोग एक ही जगह पे हों। ऐसे ही प्लांट में क्या होता है, आइडोटाइप्स का मतलब कि एक ही तरह का प्लांट सभी खेतों में एक जैसा दिखे। जैसे कि हम कोई खेत देखते हैं तो उसमें प्लांट एक बराबर जैसे लहराते हुए देखते हैं, और कोई ऐसा खेत भी होता है, ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे क्रॉप छोटे बड़े होते हैं, वो आइडोटाइप्स नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन होगा उसमें। तो ये इसी में यही बताना चाह रहा है कि इसको जो क्वाइन किया था वो डोनाल्ड जी ने किया था 1968 में, आइडोटाइप्स को। इसका मतलब है द सिंगल प्लांट वुड गिव अ बेटर रिजल्ट इन द ग्रुप व्हेन। कह रहा है कि एक सिंगल प्लांट जो है बेटर रिजल्ट देगा जब वो ग्रुप में रहेगा, ठीक है, या ग्रुप से अकेले में रहेगा। तो उसके बाद ये क्रॉप हैज़ एट लीस्ट कंपटीशन विद द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। तो बता रहा है कि अगर सेम टाइप की क्रॉप है तो वहाँ उसको कंपटीशन कम करना होगा अपने खाने को लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया है कि आइडोटाइप्स इज द मॉडल प्लांट विच मे बी डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल मॉडल विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और बिहेव इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर विथ इन द डिफाइंड इन्वायरमेंट। देखिए ये बता रहा है आइडोटाइप एक मॉडल प्लांट है जो कि पहले से डिफाइन किया जाता है, बायोलॉजिकल मॉडल विच एक्सपेक्टेड परफॉर्म। ये उम्मीद रखा जाता है कि ये कैसा बिहेव करेगा, प्रेडिक्टेबल, जैसा कि हमने है उस तरह का बिहेव करेगा। और ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट पर्यावरण के हिसाब से ग्रोथ करेगा और यील्ड देगा, प्रोडक्शन देगा। ठीक है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए चलते हैं हम, टेरा फार्मिंग है ये। ठीक है, तो टेरा फार्मिंग पढ़ेंगे क्या है। टेरा फार्मिंग है टू डेवलप द मार्स प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द अर्थ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द टेरा फार्मिंग। यानी कि मार्स पर, ठीक है, मार्स प्लैनेट पे हम अर्थ के जैसा इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे, जिससे कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अर्थ जैसा इन्वायरमेंट होगा, वहाँ हम खेती कर सकते हैं। एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट आर बीइंग डेवलप्ड इन द क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट। जैसे कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, बैक्टीरिया और प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट बनाते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ मार्स ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे क्या करेंगे, हम मार्स के जैसा एक इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे। ठीक है, ये टेरा फार्मिंग आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक है हाइड्रोफोनिक्स, आजकल ये न्यू टर्म है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो प्लांट कहाँ ग्रो करता है, सॉइल में, मिट्टी में ग्रो करता है। लेकिन अब जो नया टेक्नोलॉजी आ गया है या नया मेथड कहिए, हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स है कि जिसमें हम सॉइल का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, विदाउट सॉइल यूज़ के हम किसी वाटर में सॉल्यूशन, यानी कि जो उसका सॉल्यूशन कल्चर है वो बना करके और प्लांट को हम अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं, फूलों को ग्रो कर सकते हैं बिना किसी सॉइल की सहायता से। तो देखिए क्या है हाइड्रोफोनिक्स में लिखा है कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट अंडर सॉइल लेस कंडीशन, मतलब बिना सॉइल के, इस कॉल्ड द हाइड्रोफोनिक्स। सोल्यूशन कल्चर इज बीइंग यूज फॉर द राइजिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल एट अ होम। इसमें हम सोल्यूशन कल्चर का यूज़ करते हैं, जैसे कि जो प्लांट को मिनिमम रिक्वायरमेंट है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, वो हम उसका कल्चर बनाते हैं और उसके द्वारा अपने घरों में फ्लावर्स और वेजिटेबल ग्रो करते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोनिक्स आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्स फार्मिंग। रिस्पॉन्स फार्मिंग जो है इसको हॉलीडे साहब ने दिया था 1960 में। द रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड पॉपुलेशन एंड यील्ड, ये बता रहा है ना कि इनका जो कर्व है, रिस्पॉन्स कर्व, ये बताते हैं कि जो हमारा प्लांट का ग्रोथ है और उसके साथ साथ जो हमारा उत्पादन है और प्लांट और पॉपुलेशन में कितना बैलेंस बनाना है, इनका जो कर्व है यही डिसाइड करता है, यही दिखाता है। तो इनका जो कर्व है वो दो टाइप का, देखिए यहाँ पर दिया है, टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, तो पहला टाइप है एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स, वेयर इंटायर ड्राई मैटर इज इकोनॉमिकल प्रोडक्ट एज द इन केस ऑफ फूडर क्रॉप और मोस्ट ऑफ द ड्राई मैटर इन द टोबैको। ये बता रहा है कि जो एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स मतलब बता रहा है कि ऐसा ड्राई मैटर, जैसे कि फॉडर क्रॉप, जो चारा वाली फसलें होते हैं, उनमें हम क्या चाहते हैं कि उसका ड्राई मैटर अधिक हो, जिससे कि हमें चारा अधिक से अधिक मिले। जैसे कि अब टोबैको का एग्जाम्पल दिया इसमें, तो टोबैको का एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि
कि जो टोबैको का प्लांट होगा उसमें हमें फ्रूट्स नहीं चाहिए, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ड्राई मैटर अधिक से अधिक उसमें हम चाहेंगे। तो ये बता रहा है कि हमें ड्राई मैटर अधिक चाहिए होता है फॉडर क्रॉप और टोबैको में, ठीक है। इट मीन्स इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ इंक्रीज यील्ड। ये बता रहा है कि जो प्लांट डेंसिटी है उसके साथ साथ में यील्ड भी उसका बढ़े। जैसे कि एग्जांपल दिया सीरियल क्रॉसफॉर फॉडर, ठीक है, क्रॉसफॉर। तो ये जो चारा वाली फसलें हैं इनको बता रहा है एग्जांपल में इसमें कि इसका साथ जो ग्रोथ है, इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है यील्ड के साथ अधिक हो, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें है पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब है कि आफ्टर रीचिंग ए लेवल ऑफ इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ डिक्रीज यील्ड, यानी कि जो प्लांट का ग्रोथ इंक्रीज होगा तो उसका यील्ड जो है कि डिक्रीज होने लगेगा। कैसे, जैसे वाइड स्पेस बिटवीन प्लांट सीरियल पल्सेज ऑफ ग्रेन पर्पज। जैसे कि क्या होता है कि हम पल्स क्रॉप में देखते हैं, जैसे कि अरहर की दाल वाले देखते हैं पौधे, उनको दूर दूर ग्रो किया जाता है ताकि उनका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, तो जब ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रो होगा एक लेवल के बाद फिर उसमें फली लगते हैं, तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स कर्व आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए आगे जीरो टीलेज। देखिए जीरो टीलेज का जो स्टार्टिंग किया गया था वो टीलेज ग्लबर साहब ने ग्लबर बीट ट्रिपलेट्स ने दिया था 1950 में। ये 1950 में जो पहली बार यूज हुआ था तो ये इसलिए यूज हुआ था कि एक समय था कि अमेरिका में ऑयल के दाम बढ़े हुए थे और टीलेज करने में वहाँ पे बहुत खर्चा पड़ता था किसानों को, जिससे कि उन्होंने क्या किया, ये टर्म लाया जीरो टीलेज का। कहा कि हम पूरे फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें जितना सीड के लिए और प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होगी बस उतना ही हम डिस्टर्ब करेंगे सॉइल को, पूरा खेत की जुताई नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें है क्या, फादर ऑफ जीरो टीलेज ग्लबर बी ट्रिपलेट्स ने यूएसए के जो थे वो 1950 में इन्होंने ये टर्म लाया और इसको बता रहे कि प्राइमरी टीलेज कम्प्लीटली अवॉइड। ये कहा जो प्राथमिक जुताई होती है, प्राथमिक टीलेज होती है, इसको आप अवॉइड कर दीजिए, इसको करना ही नहीं है आपको। सेकेंडरी टीलेज में आप क्या करेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली, बस आपको उतना ही टीलेज करना है जितना कि आपको कहाँ पे सीड बेड के प्रिपरेशन करना है। जैसे कि हम धान के खेत की तैयारी करते हैं तो धान का माना जाता है कि जितना बड़ा आपका खेत है उसका 10% एरिया आपको नर्सरी का सीड बेड बनाने के लिए चाहिए होता है। तो बता रहा है कि उतने ही एरिया में आप कल्टीवेशन करिए, पूरे खेत को मत जोतिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 50 to 100% ऑफ रेसिडुअल ऑन द सॉइल सरफेस। कह रहा है कि 50 से 100% तक जो क्रॉप का रेसिडुअल्स है, मतलब अवशेष है, जो उसका बचा हुआ भाग होता है क्रॉप का, उसको सॉइल सरफेस पे ही रहने दीजिए। ऐसा क्यों कर रहा है, बिफोर सोइंग हर्बिसाइड पैराक्विड्स, ठीक है, ग्लाइसोसेट्स एंड आर यूज फॉर द वीट कंट्रोल। और हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं वीट कंट्रोल में, जैसे कि उसमें वो डिकम्पोज हो जाए खेतों में ही। उसके बाद देखिए टील प्लांटिंग इज एडॉप्टेड। अब टील प्लांटिंग क्या है इसका हम अगले पेज में पढ़ेंगे, टील प्लांटिंग क्या है, फिर हम वहाँ पे देखेंगे। टील प्लांटिंग जो है वो जीरो टीलेज का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, देखिए आ गया है टील प्लांटिंग। टील प्लांटिंग हम यहाँ पढ़ेंगे कि इट इज़ द प्रैक्टिस इन जीरो टीलेज इंक्लूड 4 ऑपरेशन। ये जीरो टीलेज के अंदर ही आता है और उसमें 4 ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला है कि क्लीनिंग द क्रॉप रो, यानी जिसमें हमें क्रॉप ग्रो करना है बस उस लाइन को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद दूसरा है ओपनिंग द सॉइल फॉर सीड इंसर्टेशन, बस उतना ही हम सॉइल को सरफेस को ओपन करेंगे, खोलेंगे, उसमें जुताई करेंगे जितना हमें सीड डालने भर का जगह मिल जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम है प्लेसिंग ऑफ सीड कवरिंग द सीड, उस सीड को डालना है और सीड को फिर कवर कर देना है मिट्टी की सहायता से। उसके बाद दिस फंक्शंस आर अकम्प्लिश इन द टीलेज 1 टीलेज ऑपरेशन, और उसको एक ही टीलेज ऑपरेशन में कंप्लीट कर देना है, यही टील प्लांटिंग कहलाता है, ठीक है। समझ में आया आपको जीरो टीलेज और टील प्लांटिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मिनिमम टीलेज। अब मिनिमम टीलेज ये क्या हुआ कि 1974 में सेम चीज़ था। 1974 में हाई कॉस्ट ऑफ टीलेज, ठीक है, कॉस्ट का टीलेज अधिक था, जिससे कि मिनिमम टीलेज लाया गया। मिनिमम टीलेज का मतलब देखिए क्या है, कैन बी डिफाइन एज अ मेथड एम एट अ रिड्यूसिंग टीलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर द इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड, रैपिड जनरेशन, सेटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन। यानी कि हम करें कि जितना ज़रूरत हो, जितना नेसेसरी हो उतना ही हम टीलेज करेंगे और कम से कम जितना हो सके उतना टीलेज को हम कम करेंगे, क्योंकि एक गुड सीड बेड के लिए और रैपिड जनरेशन यानी कि जो अंकुरण की क्षमता है वो रैपिड तरीके से तेज़ी से हो,
इसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम टीलेज करते हैं। उसके बाद देखिए स्टार्टेड इन यूएसए बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ टीलेज ड्यू टू द स्टीप राइजिंग ऑयल प्राइस इन 1974। यानी 1974 में क्या हुआ था, तेल का दाम बढ़ने से टीलेज का दाम बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ, ये मिनिमम टीलेज का शुरुआत वहाँ से स्टार्ट हो गया। टीलेज ऑपरेशन इज डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, और ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ सीड बेड को तैयार करने के लिए 0 टीलेज करिए या मिनिमम टीलेज करिए, ठीक है। कीप 30 to 50% क्रॉप रेसिड्यूल्स ऑन द सॉइल सरफेस। कह रहा है कि 30 से 50% तक जो है कि जो सॉइल का अवशेष बचा हुआ भाग होता है, प्लांट का बचा हुआ भाग, वो सॉइल सरफेस पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इट इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू इंटू C2 डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूल। और ये क्या करता है, सॉइल कंडीशन को बताता है कि सॉइल कंडीशन में जो C2 होंगे, ठीक है, उसको डिकम्पोजिशन करता है और प्लांट रेसिड्यूल्स का वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। उसके बाद देखिए वीट कंट्रोल, उसके बाद देखिए वीट कंट्रोल डन बाय हर्बिसाइड। ये कह रहा है कि जो वीट कंट्रोल आप करेंगे वो हर्बिसाइड के द्वारा करिए, ठीक है, अपने खेतों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग आज एक वैश्विक मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये टर्म भी दिया गया है कि आप जाने कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। आज जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वही टेम्परेचर बढ़ने को ही, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये बढ़ता कैसे है, ये बढ़ता है कुछ गैसेस होते हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उनकी वजह से। ग्रीन हाउस गैस में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस में आते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, और भी कई अन्य गैस होते हैं जिनके द्वारा हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। देखिए क्या है इसके अंदर पढ़ा जाए तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज वार्मेथ फ्रॉम सन हीट। दिन के समय में सनलाइट जो है सीधे पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी गर्म होती है, और शाम के समय इंफ्रारेड के द्वारा ये सनलाइट जो है वापस अंतरिक्ष में जाते हैं, वापस स्पेस में जाते हैं, जिससे क्या होता है, आगे देखिए। अर्थ एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। कुछ एनर्जी को अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस में, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है इंफ्रारेड के रूप में, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैसेज एग्जाम्पल में CO2 55%, मीथेन जो है 25%, CFC 11% एंड नाइट्रस ऑक्साइड 4%। ये परसेंटेज भी बताया है, और पूछता भी है कि CO2 का नाइट्रोजन गैस में कितना परसेंटेज है, तो CO2 सबसे ज़्यादा है 55%। उसके बाद मीथेन 25%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस 11% एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड 4%। अब देखिए यहाँ एक टर्म है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस, आपको लग रहा होगा ग्रीन हाउस गैस क्या है, ये एक टर्म है। ग्रीन हाउस गैस एक टर्म है जिसको आपको समझना होगा इसमें कि ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस होता है, शीशे का घर होता है, जिसमें कि हम फेवरेबल कंडीशन को बनाते हैं, इसमें फेवरेबल कंडीशन लाते हैं। जैसे कि कुछ आप देखे होंगे कि बिना सीजन के क्रॉप कैसे आ जाते हैं मार्केट में, ठंडी के समय में गर्मी का फल कैसे आ जाता है, गर्मी का सब्जी कैसे आ जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक ऐसा घर बनाते हैं, ऐसा शीशे का एक हाउस बनाते हैं जिसमें कि सुबह के समय, दिन के समय सनलाइट तो अंदर आ जाता है, लेकिन शाम के समय जब इंफ्रारेड के रूप में जाता है तो वो उसे ग्लास जो है, उस ग्लास उसे रोक लेता है। तो जो ग्लास रोक लेता है तो उसमें जो हीट है वो हम जितना चाहे अपने अनुसार उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। और ग्रीन हाउस में जो गैस पाए जाते हैं वो गैस ही है ग्रीन हाउस गैस, जैसे CO2, मीथेन, ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। यही इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। समझ में आया? उसके बाद देखिए These gases are present in the atmosphere, transmit the infrared radiation and reflect back to the earth। और यही जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में फैले होते हैं, और जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन से द्वारा जो हीट है वापस जब जाती है स्पेस में तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। देखिए दिस रिफ्लेक्टेड एनर्जी
फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड कीप इट वार्मर, और क्या करता है, हमारी पृथ्वी को गर्म कर देता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग फॉर, या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस जो है अपना प्रभाव दिखाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इस समझ में आया आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, ठीक है। देखिए आगे, उसके बाद सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अच्छा, ये सोर्स कहाँ से ये ग्रीन हाउस गैस आते हैं, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस कहीं से आते नहीं हैं, हम ही उन्हें कहीं ना कहीं से बढ़ावा दिए हैं। बोला जाता है कि पूरे विश्व में 72 to 75% जो ग्रीन हाउस गैस है वो ऑटोमोबाइल से प्रोड्यूस होता है। इन देखिए दो तरह के हैं, एक है इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो विकसित कंट्री है, अमेरिका, कनाडा, चाइना, रशिया, ये जो डेवलप्ड कंट्री है, इसमें कह रहा है कि इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्री कंटेन्स CFC गैस, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल से ग्लोबल वार्मिंग होता है और फैक्ट्रीज से होता है, ठीक है। इन्होंने औद्योगिक क्रांति की, 1800 के बाद औद्योगिक क्रांति लगातार करते रहे। फैक्ट्रियाँ और कार्बन जैसे जो भी कार्बन उत्पादन में सबसे बड़ा हाथ विकसित देशों का ही रहा है, जिससे कि आज उसका हमें भुगतान भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देशों में देखिए, जैसे कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये विकासशील देश हैं। इन्हें क्या करते हैं, ये करते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब हम अभी विकासशील हो रहे हैं, तो हमें क्या कर रहा है, हमें विकास करना है, तो हम जो कि डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। जब सड़क चौड़ीकरण की बात आती है तो पेड़ को ही काटा जाता है। तो जो पेड़ काट रहे हैं, ये पेड़ करते क्या है, पेड़ जो है CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जब हम पेड़ ही काट देंगे तो उससे क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी अर्थ पे और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगा। तो इसमें देखिए क्या है, डिफॉरेस्टेशन केसेस राइज इन द CO2 लेवल, डिफॉरेस्टेशन से CO2 लेवल बढ़ेगा, राइज होगा। मीथेन गैस फ्रॉम पैडी फील्ड एंड लाइव स्टॉक एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन बेसिस फर्टिलाइजर। उसके बाद जो मीथेन गैस है, भारत में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है, पैडी का प्रोडक्शन होता है, जिससे कि पैडी में से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होता है, और इसका एरिया जब ज़्यादा है तो मीथेन गैस भी ज़्यादा होगा, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ बताता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो कैटल्स हैं, यानी जो मल्च कैटल्स हैं, जो भी कैटल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पशुपालन किए जाते हैं। तो पशुपालन करने से उसका जो डंक है, उसका जो गोबर है, वेस्ट मटेरियल है, उससे भी मीथेन गैस निकलता है। तो इससे भी क्या होता है, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि प्रभावित होता है इससे भी। और उसके बाद जो नाइट्रोजनस बेसिस, यानी जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस फर्टिलाइज़र हैं, देखिए जैसे यूरिया है, ठीक है, इस तरह के जितने भी फर्टिलाइज़र हैं, इनका यूज़ करने से भी नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, समझ में आया। ये सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इफेक्ट क्या होगा, ये बताइए, जब ग्लोबल वार्मिंग हीट बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा, आप बताइए। इसका इफेक्ट ये होगा, जो हमारे पोलर रीजन पे, ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो ग्लेशियर बर्फ के रूप में जमे हुए हैं वो गलेंगे। वो जब पिघलेंगे तो क्या होगा, वो पानी नदियाँ बाढ़ लाएंगी, और जब नदियाँ बाढ़ लाएंगी तो वो नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, समुद्रों में। जब समुद्र में मिलेंगी तो सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सी के आसपास, वो विलुप्त हो जाएंगे, वो जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और फिर जब ग्लेशियर गलेगा, तो जब गलेगा तब तो नदियाँ भरी रहेंगी, लेकिन जब सूख जाएगा तो वो फिर नदियाँ सूखेंगी, और सूखा का कई जगहों पे ऐसा होगा कि सूखाग्रस्त एरिया हो जाएगा, कई जगह जलमग्न हो जाएंगे। तो ये इसका इफेक्ट है। आगे देखिए इसमें है क्या लिखा हुआ कि इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन द अर्थ। पहली बात तो टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाएगा, आपको धूप इतना बेहतरीन लगेगा कि आप फिर किसी लायक नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल में अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज 1.4, ये तो पुराना डाटा है, लेकिन अभी जो टेम्परेचर 1.5 हो गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है पृथ्वी का। ये Fahrenheit in the first on country IT has been forecast that the 5 degree Celsius fall rise in the next century, यानी कि 3000 ईस्वी में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, ठीक है।
काउज चेंज इन क्लाइमेट ट्रेमेंडेंशली, यानी जो हमारा क्लाइमेट है वो लगातार चेंज होगा, अचानक चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो ये हम ही लोग का करा धरा है। रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ आइस इन द पोलर रीजन, पोलर रीजन में आइस मेल्टिंग होगा, पिघलेगा। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग इन अ सबमरीन एंड द कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा सारा। कोस्टल एरिया मतलब जो भी तटीय क्षेत्र है। उसके बाद क्या है, ड्राफ्ट इन वार्मर रीजन, और गर्म वाले क्षेत्र में और सूखा पड़ने लगेगा और पृथ्वी पूरी तबाही में आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए आज का इतना ही मैटर रहा, और आज हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया एग्रीकल्चर, उसके टाइप्स और ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने जाना है। यदि आप CUT की तैयारी करना चाहते हैं, गंभीर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े, ठीक है। और यहाँ पे आपको सभी तरह की तैयारी की जाएगी, और बाद में जब एग्ज़ाम आएंगे तो प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, भाइयों, जितने भी रिलेशन के हैं लोग जो तैयारी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, बायोलॉजी की या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।